नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे महाराष्ट्र में कुर्सी की महाभारत पर। बेशक लगता होगा कि कोई महाभारत में इसे खारिज भी किया जा सकता है, लेकिन हालात यही बताते हैं। हालांकि कोई संदेह नहीं है कि सरकार के गठन में किसी तरह का कोई रोड़ा होगा, लेकिन मान मनुआ इस समय जारी है, इसे इनकार भी नहीं किया जा सकता। क्यों डिले हो पा रहा है? पहले संवैधानिक बाधा बताई जा रही थी कि 26 तारीख तक सरकार के गठन को बहुत जरूरी है, अदरवाइज राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। लेकिन अब शपथ की डेट तय है, स्थान तय है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा जब हम चर्चा कर रहे हैं उस दौरान तक भी कोई नाम पर मुहर नहीं लगी है। पर्यवेक्षक बनाए दिए गए हैं, रूपानी वहां पे मौजूद हैं। निर्मला सीतारमन बुधवार को पहुंचेंगी, लेकिन पेच कहां फंसा हुआ है? क्या बीजेपी अपना सीएम बनाएगी या फिर शिंदे एक पारी और खेलेंगे, या कोई मिनिमम कॉमन एक ऐसा एजेंडा बनेगा जिसके जरिए सत्ता का आदान प्रदान रहेगा? क्या फैक्टर होगा, यह तो देखने वाली बात होगी जब ये सब कुछ चीजें सामने आ जाएंगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में मंत्रिमंडल के नाम आ रहे हैं, लेकिन अभी मुख्यमंत्री का नाम कौन होगा वो नहीं आ पा रहा है। अजीत पवार ये बात कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री भाजपा से होगा। शिंदे की तबीयत ये शायद सुनकर के नासाज हो गई है, या वैसे ही बदलते मौसम की चपेट में आए, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन उनके अपनी ओर से, पार्टी की ओर से कहा गया है कि उनकी तबीयत नासाज है। अब सियासी तबीयत खराब है या फिर वास्तव में तबीयत खराब है, तो हमारे साथ विश्लेषकों का पैनल है। सभी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ आदित्य कांत जी जुड़े हुए हैं, राजीव जैन साहब हैं और अर्चना शर्मा जी जुड़ रही हैं। आदित्य जी, लंबा एक्सपीरियंस है, आप पॉलिटिकल बहुत कवर किया आपने, आपकी समीक्षा की है। महाराष्ट्र की स्थिति को देख करके क्या लगता है आपको? वाकई कोई ना कोई पेच फंसा हुआ है वहां? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि पेच तो फंसा हुआ है योगेंद्र जी। और जिस तरह से अगर हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को भी एक के बाद एक देखें तो इसमें बिल्कुल क्लियर कट नजर आ रहा है कि शिंदे जी बेशक पब्लिकली या मीडिया के साथ इंटरेक्शन में बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि जो भी फैसला नरेंद्र मोदी जी की तरफ से होगा वो उन्हें एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन उनके अगर आप सीनियर लीडर्स के बयान बार बार देखें तो उसमें बहुत ही क्लियर मैसेज आ रहा है कि पार्टी या शिंदे जी इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। और अगर हम पहले वो अपने गांव चले गए थे, उसके बाद आज भी जैसे आपने बताया कि उनके अस्वस्थ होने की जो खबर आई है, तो इसको देख के तो यही लग रहा है कि काफी, या तो बेशक चीफ मिनिस्टरशिप को लेके शायद ये डिसाइड हो भी गया हो, क्योंकि पहले से हम देख रहे थे कि फडणवीस फ्रंट रनर रहे हैं और उनको शायद बीजेपी इस चीज को पहले से प्रोजेक्ट करना उन्होंने शुरू कर दिया था जब मैंडेट आया था। लेकिन जहां तक होम मिनिस्ट्री की बात है या और जो मेरे ख्याल से जो बातें हैं उन पे शायद किसी तरह का एक यूनानिमिटी नहीं बन पा रही है। तो क्लियरली पेज तो फंसा हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और अगर हम महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को भी देखें तो कितनी ज्यादा फ्लूइड है और किस तरह से पार्टीज एक दूसरे पाले में जा सकती हैं। पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस की बात जो होती है वो महाराष्ट्र में बहुत क्लियरली दिखती है, जो कि क्योंकि हम 2019 के अगर हम अलायंस को देखें और अभी को देखें उससे बहुत क्लियरली समझ आता है कि ये आइडियोलॉजी की पॉलिटिक्स नहीं है बट पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस रही है ज्यादातर पार्टीज के लिए। तो निश्चित तौर से पेज तो फंसा ही हुआ है। और मेरे ख्याल से अभी मैं देख रहा था कि शायद उनके चेकअप तो हो गए हैं शिंदे जी के, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि डिप्टी सीएम के लिए तो वो एक्सेप्ट शायद नहीं करेंगे। और उन्होंने अभी तक ये कहा है कि वो पावर से बाहर रहना ही चाहेंगे और उसी तरह से सेवा करना चाहेंगे, जो कि एक इंडिकेशन है कि शायद वो बहुत चीज़ों से शायद वो सहमत नहीं है। लेकिन वो बीइंग ए सीजन पॉलिटिशियन और शायद बीजेपी के साथ इतने टाइम में अलायंस से रहे भी हैं, तो काफी कुछ मुझे लग रहा है कि अभी अनफोल्ड होगा और निश्चित तौर से पेज तो फंसा ही हुआ है। जी बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। बीजेपी या फिर अलायंस के लोग इसे खारिज करते हैं, लेकिन स्थिति साफ दिखाई देती है। मीटिंगों के दौर चल रहे हैं, किसी की तबीयत खराब हो रही है, कोई पिक्चर क्लियर नहीं करना चाहता। राजीव जी, क्या लगता है आपको? ये तो माना जा सकता है कि वहां कुर्सी की महाभारत चल रही है। देखिए योगेंद्र जी, बिल्कुल सही। मैं आदित्य कांत जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि कुर्सी की तो जंग चली रही है। अब ये एक पार्टी की जब बहुमत होता है उसमें भी कहीं ना कहीं नेताओं के बीच में मतभेद हो जाते हैं सत्ता को लेके, मंत्री पद कौन लेगा कौन नहीं लेगा। तो यहाँ तो 3 दलों का वो गठबंधन है,
महायुति जो गठबंधन है, 3 दलों का है, तीनों एक बड़ी दमदारी से सत्ता में आए हैं। लेकिन इन तीनों की गणित में और जो नतीजों से आंकड़े सामने आए हैं उस पर हम यदि गौर करें, भाजपा बहुत मजबूत बन के उठी है। 133 सीटें उसके पास है, उसको तो बहुमत का जो पूर्ण बहुमत है 144 सीट चाहिए, तो 11 का है। तो इसमें बार्गेनिंग पावर दोनों दलों की कहीं कम हुई है। अब इसमें अजीत पवार भी कुछ गेम खेल रहे हैं। उन्होंने सीधा इस शुरुआत में ही कह दिया कि भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, तो कहीं ना कहीं शिंदे को कहा वहां डाउन होना पड़ा। अब उसमें देखा जाए तो शिंदे और अजीत पवार दोनों एक ही वर्ग से आते हैं, मराठा समुदाय से। तो मराठा समुदाय में जो अपनी नेतागिरी या जिसको नेतृत्व वाली बात है, उसमें कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे भारी पड़ रहे थे। तो अजीत पवार ने ये दाव किया कि एकनाथ शिंदे शायद मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने शुरुआत में ही, वो आज दिल्ली जाके आए, अकेले गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का प्रयास भी किया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति जो अभी आदित्य गांधी बता रहे कि वो सुविधा की राजनीति होगी, कोई आइडियोलॉजी की राजनीति तो नहीं है। अब वहाँ एक तरफ यदि अजीत पवार का ही गुट भाजपा को समर्थन दे दे तो भी पूर्ण बहुमत की एक बड़ी सरकार बन सकती है। तो शिंदे कहीं नुकसान में रह जाए, शिंदे दे दें तो अजीत पवार नुकसान में रह जाए। तो इसमें बाजी सब तरफ से भाजपा के हाथ में है। तो मुख्यमंत्री बनने वाली बात जो है वो तो भाजपा का बनना ये लगभग तय सा हो गया है। अब ये मन में मसोस तो रहता है, शिवसेना के कार्यकर्ताओं के मन में भी रहा होगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे अब तक मुख्यमंत्री बने हुए थे, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। तो कहीं ना कहीं बीच बीच में आवाजें भी आती रही कि भाई बिहार फार्मूला यहाँ भी लागू कर दे। तो अब ये भाजपा शायद इस चीज तो सहमत नहीं थी। फिर बाद में बात आई डिप्टी सीएम और गृह मंत्रालय की जो महाराष्ट्र में है, फिर उसमें भी कहीं समझाइश हुई। मेरी जानकारी जो कुछ में बातचीत हुई कि पत्रकारों से बंबई और दिल्ली में, तो उनका ये कहना है कि शिवसेना को, अजीत पवार गुट को ये समझा दिया गया है कि गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के अधीन ही रहेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट डीलिंग होती है, डे टू डे की रिपोर्टिंग होती है, वो मुख्यमंत्री को होती है। तो उसमें बीच में गृह मंत्री नहीं आए तो ज्यादा ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक सहमति बनी। अब महाराष्ट्र में की एक अलग तरीके की राजनीति हमने पिछले दिनों देखी। वहां ये कहने में तो कहीं संकोच नहीं है कि वो जो सुविधा की राजनीति में सत्ता में आए हैं, मंत्रालयों की डिमांड करते हैं। अब मंत्रालय महाराष्ट्र में भी आप देखिए एक नई तरीके की राजनीति पनपी कि कितने बजट वाला मंत्रालय है, उसको लेकर खींचतान चलती है। ये नहीं कि भाई भला मंत्रालय महत्वपूर्ण है तो वो ले लिया जाए। वहाँ महत्वपूर्ण मंत्रालय की नहीं, महत्वपूर्ण वहाँ उस संदर्भ में देखा जाता है कि उसका बजट कितना है। तो वहाँ जो भी सत्ता में रहते हैं दल या जो भी उनके नेतृत्व वाले लोग होते हैं, तो वो उस रूप में अपनी बार्गेनिंग करते हैं कि बड़े बजट वाला मंत्रालय जी, इसमें ज्यादा बजट है, चाहे वो कम महत्व का मंत्रालय हो, लेकिन यदि उसका बजट ज्यादा है तो उसको लेने का ज्यादा उनका प्रयास रहता है। उसके पीछे क्या कारण होते हैं ये आप और हम सब अच्छी तरह समझते हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति का तो अभी जो दौर चल रहा है, अब निश्चित रूप से कल भाजपा विधायक दल की बैठक है, उसमें नेता का अनाउंस हो जाएगा। ये करीब करीब तय माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही शायद नेता होंगे। लेकिन भाजपा की जो एक परिपाटी है पिछले कुछ समय से, वो चौंकाने वाले भी फैसले करती है। तो चौंकाने वाला क्या हो सकता है? तो अभी तक तो राजीव जी संकेत आप ये दे रहे हो कि सत्ता नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब कुर्सी जाएगी छूट, तो ये कहा जा सकता है? कहा तो यही कह सकता है अंदर खाने, लेकिन इन चीजों के कोई सबूत नहीं होते योगेंद्र जी। लेकिन आप और हम सब जो विश्लेषण करते हैं इन चीजों का, तो ये सब चीजें सामने आती है कि वह मंत्रालय महत्वपूर्ण नहीं, उसका बजट महत्वपूर्ण देखा जाता है। पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र ने एक ये नई राजनीतिक सोच शायद मेरे ख्याल से और प्रदेशों को दी होगी। आने वाले समय में यही चीजें जब और प्रदेशों में इस तरीके की सरकारें बनेंगी, गठबंधन की सरकारें, तो उसमें भी यही चीजें शायद आ सकती हैं सामने। देखिए दो बातें हैं राजू जी, जैसे आपने कहा कि बिहार का मॉडल अलग था। देखिए बिहार हो चाहे महाराष्ट्र, मॉडल दोनों का एक ही रहा। बीजेपी मिड इलेक्शन, मतलब इलेक्शन के बाद का जो होता है कि आपके सरकार के कार्यकाल के बीच में अगर कोई सरकार अस्थिर होती है या गिरती है, तो निश्चित रूप से जो टूट करके आते हैं उन्हें वेटेज देती है, इसमें कोई डाउट नहीं। नीतीश कुमार भी आरजेडी से अपना अलायंस को तोड़ करके जब आए तो उनको बेनिफिट मिला और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। इसी तरह से शिंदे को बनाया गया, क्योंकि सत्ता तो वो लोग बनवा रहे हैं, तो ऐसे में वही करेंगे। अगर बिहार में भी बीजेपी के पक्ष में
मैंडेट आता है और 10-5 सीट का ये अंतर पड़ेगा, तो नीतीश कुमार को इस बात में कतई गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए कि बीजेपी उन्हें सत्ता की कुर्सी सहजता के साथ सौंपेगी, बिल्कुल नहीं सौंपेगी। यही शिंदे की भी समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है मैजिक नंबर 1455 चाहिए, 132-33 इनकी सीट है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इन्हें 10-12 सीट की जरूरत है। अजीत पवार के यहाँ से भी कोई आने को तैयार हो जाएंगे इतने लोग, और हो सकता है अजीत पवार की पूरी पार्टी चले जाए। आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रेशर में नहीं है बीजेपी महाराष्ट्र को लेके, लेकिन अलायंस का एक मैसेज गलत नहीं जाए कि बीजेपी के साथ में जो अलायंस में लोग आते हैं वो धर्म निभाते हैं, ये मैसेज देने के लिए। अदरवाइज शिंदे साहब अगर इसी तरह से अस्वस्थ रहेंगे तो कहेंगे कि आप पूरा इलाज करा लीजिए, उसके बाद में सरकार की बात कर लेंगे, फिलहाल अजीत पवार हमारे साथ में है, तो उससे भी इनकी आराम से सरकार बनेगी और खूब अच्छे से बन भी सकते हैं, कहीं कोई बात नहीं है। ये बात अब शिंदे को महसूस हो रही है कि वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि करेंगे, ये उन पे डिपेंड करेगा कि वाकई तबीयत ठीक नहीं है तो उन्होंने अपना दूध बेच के जो भी मैसेज कराया होगा। दूसरा, प्रेशर में बीजेपी इस वजह से नहीं है कि चाहे शिंदे की शिवसेना हो या अजीत पवार की एनसीपी, दूसरे राज्यों में इनका कोई प्रभाव नहीं है, तो इस वजह से इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि उत्तर प्रदेश में हमारी स्थिति खराब कर देंगे, दिल्ली में उसका फर्क पड़ जाएगा, बिहार में फर्क पड़ जाएगा, कहीं कोई असर होने वाला नहीं है, केवल महाराष्ट्र को छोड़ करके। चले, अर्चना जी हमारे साथ में जुड़ी हुई है। अर्चना जी, क्या लगता है महाराष्ट्र की पूरी स्थिति को देख के? महाराष्ट्र की पूरी स्थिति को देखकर जो समझ में आ रहा है वो ये है कि बीजेपी में एक सस्पेंस ट्रेंड बन चुका है। आप पिछले उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस देख लीजिए, आप राजस्थान के इलेक्शंस देख लीजिए, आप एमपी के इलेक्शंस देख लीजिए, पिछली बार हरियाणा के इलेक्शंस देख लीजिए, तो एक सीएम के नाम पे जो है ना सस्पेंस तो क्रिएट रहता है, और फिर जो होता है ना कि लास्ट में जो अपने पत्ते खोलना, वो वाली सिचुएशन है कि लास्ट में जो ये कल विधायक दल की बैठक होगी और उसमें अपने जो है कार्ड्स ओपन होंगे और उसमें जो भी वो एक ऊपर से संदेश आएगा, और उसके बाद में जैसे हमारे यहाँ पर जो एक पर्ची आई थी राजस्थान में, काफी सुगबुगाहट थी, बहुत सारे नामों का दौर चला, मुझे नहीं लगता कोई भी लीडर का नाम छूटा था उस टाइम पर, लेकिन राजनाथ जी एक पर्ची लेकर आए और उस पर्ची के ओपन होने के बाद में एकदम सन्नाटा था। तो वही चीज मुझे लगता है कल वही चीज रिपीट होगी यहाँ पर भी, कि जो ऊपर से एक ऑर्डर आ जाएगा, जो नाम आएगा उसको सब लोग फॉलो करेंगे। तो ये ना, ये अब इसमें ऐसा लग रहा है कि ठीक है हम लोग ये सब चीजें डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी में ये चलता फिरता ट्रेंड दिख रहा है जो बन चुका है, और बिकॉज वहां की लीडरशिप स्ट्रांग है इसलिए कोई कुछ बोलता नहीं है, जो एक ऊपर से ऑर्डर आता है वो होता है। इससे पहले जो भी ये ड्रामा एंड ऑल जो सब चल रहा है, आप देखिएगा कल तक सब यथास्थिति सामान्य हो जाएगी। बिल्कुल, एक संस्कारवान पार्टी है, संस्कारित कार्यकर्ता है, जो विधायक बनते हैं और संस्कार ऐसे है कि बड़े बूढ़ों ने जो कह दिया वो मान लेना चाहिए। बाहर ये कही जाती है कि सामूहिक राय से तय होता है, लेकिन पर्ची में तो यही होता है कि पर्ची में पूछा किससे जाता है और संभावितों से पर्ची निकलवाई जाएगी। अगर देवेंद्र फडणवीस से पर्ची निकलवाई जाएगी तो तय मानिए कि देवेंद्र फडणवीस कुर्सी से आउट है, और अगर उनसे पर्ची नहीं निकलवाई जाएगी और पीछे अगर वो बैठे होंगे तो मान लीजिए कि आगे की पंक्ति में वही दिखेंगे। अब तो बहुत सारी चीजें जो पहले का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, 3 सरकार जो बनाने का पर्ची निकली उसी का आधार बना करके ये बात मैं कह पा रहा हूं। मैं वापस आदित्य जी का रुख करना चाहूंगा। सर, ये तो माना जा सकता है कि केवल एक अपने धर्म को निभाने के लिए कि चले अलायंस में जो लोग हैं उन्हें भरोसा रहे कि बीजेपी पूरी दोस्ती निभाती है। सर, बात यहाँ फंसी हुई है, बीजेपी प्रेशर में है। ऐसा लगता है आपको कि कोई जरूरत नहीं प्रेशर में आने की, सीटें उनके पास में है, और अगर अजीत पवार भी साथ देते हैं तो भी उनका काम चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, शिंदे जी अपने घर बैठ सकते हैं? देखिए योगेंद्र जी, इसमें एक्चुअली इंटरनल पॉलिटिक्स की जो बीजेपी की जो इंटरनल डायनामिक्स हैं वो भी काफ़ी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जो हम राजस्थान की बात कर रहे थे वो इलेक्शंस थे लोकसभा से पहले के, लोकसभा के बाद रिजल्ट्स थोड़े डिफरेंट आए थे, और हम एक चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि जो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स है या मुंबई है वो नागपुर के कंपैरेटिवली काफ़ी क्लोज है, जो डिस्टेंस है। तो जहां तक फडणवीस का माना जाता है, उनको एक तरफ से इस तरह से भी देखा जा सकता है कि आरएसएस के वो एक फेवरेट रहे हैं, उनका बैकग्राउंड रहा है, तो आई थिंक ये फैक्टर्स भी प्ले कर रहे हैं। तो ये इतना सिंपल नहीं है शायद जो बाकी स्टेट्स के मामले में जितने सिंपल से हमने कहा है कि पर्ची सिस्टम की बात रही है। तो इन चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि ये चीज़ें वे करेंगी,
और कंसल्टेशंस भी हो रही हैं, लेकिन डेफिनेटली बीजेपी मैसेज तो बिल्कुल नहीं देना चाहती ये बात का। तो ये चीजें इनके दिमाग में रहेंगी और बेशक अभी सिंपल हो जाए, लेकिन एकनाथ शिंदे के बारे में जैसा माना जाता है कि वो ग्रास रूट के भी रहे हैं, उनका इन्फ्लुएंस भी है, तो लॉन्ग टर्म में उनके लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा, बिकॉज उनकी जो प्रोजेक्शन हुई है इलेक्शन के टाइम में, बेशक अभी सीट्स हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्शन यही हुई थी इवन टॉप ब्रास जो बीजेपी की तरफ से ही, कि जो इलेक्शंस हैं वो उनकी लीडरशिप में ही कॉन्टेस्ट किए जा रहे हैं, जिसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज उनके फॉलोअर्स में भी और इनके शिवसेना के इनके जो वर्कर्स हैं उनमें भी यही था कि एकनाथ शिंदे ही कंटिन्यू करेंगे। तो इस चीज को एक्सेप्ट करना और इस इमेज के साथ अपने वर्कर्स के लिए भी एकनाथ शिंदे को वो चीज एक्सेप्ट कराना इतना इजी नहीं होगा। तो ये सारे फैक्टर्स मुझे लगता है वो बीजेपी के सामने भी पेश भी किए होंगे, डिस्कशन भी हो रही होंगी। तो इसे भविष्य की चिंता के साथ भी जोड़ा जा सकता है कि 240 सीटें इस वक्त बीजेपी के पास में पार्लियामेंट में, जो 400 मान के चल रहे थे, तो वहां भी एक इम्पैक्ट है कि भविष्य की चिंताएं भी हो सकती है कि पता नहीं कब किसी आवश्यकता पड़े। बिल्कुल, ये सिर्फ चिंताएं नहीं, और जो जैसे आपने पहले भी कहा था शुरुआत में कि एक मैसेज भी देना होता है अलायंस को लेके, और बीजेपी के सेंटर में भी अलायंस है इनकी और बाकी भी उनके वहां पे अलायंस हैं, तो सबके लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी जाना जरूरी है कि वो सब उनको अलायंस को साथ में रह के चल रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि जरूरत नहीं पड़ेगी तो वो उनसे चिटक के उनको दूर कर देंगे। तो ये सारे फैक्टर्स मेरे ख्याल से वे कर रहे होंगे, और जैसे जैसे पॉलिटिकल सिचुएशन अभी फ्लूइड होती जा रही है, डेफिनेटली नेक्स्ट इलेक्शन से पहले और अभी भी एंटी इनकम्बेंसी और ज्यादा स्ट्रांग होगी, ऑलरेडी हम देख रहे हैं। तो बीजेपी के लिए इतना, या टॉप लीडरशिप के लिए आई थिंक इतना आसान नहीं है, और वो भी फूक फूक के ही अब कदम रख रहे हैं, मुझे ये लग रहा है। और अगर हमने लोकसभा इलेक्शंस की बात की या हरियाणा और जगह की पॉलिटिक्स में इनकी स्ट्रेटेजी भी देखी है, या इवन पोल मैनेजमेंट में, तो हम देख रहे हैं कि ये इवॉल्व करके सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आई थिंक चीफ मिनिस्टर या गवर्नमेंट फॉर्मेशन के चीजों में भी फैक्टर सारे वे इन किए जा रहे हैं, और उसके बाद ही यही एक वजह है कि इलेक्शंस आने के इतने दिन बाद भी अभी तक उन्होंने इतना डिले किया है और वो टाइम ले रहे हैं अपना। तो मुझे लग रहा है सारा कुछ काफी सोच समझ के किया जा रहा है, और मेरे ख्याल से ये सारे प्रॉज एंड कॉन्स को अच्छे से वे कर रहे हैं ताकि बाद में कोई ऐसी सीरियस रिपरकशंस देखने को ना मिले। और महाराष्ट्र डेफिनेटली एक कैपिटल के हिसाब से, अदरवाइज भी हमारा एक फाइनेंशियल कैपिटल है, तो वो चीजें सारी मैटर करती हैं। जी राजीव जी, आपके पास में आना चाहूंगा, लंबा एक्सपीरियंस है आपको, कभी ऐसा हुआ है कि ये एक बार चौंकाने वाली बात हुई थी कि इलेक्शन कमिश्नर ने हिमाचल को लेकर के शायद कहा था कि हिमाचल गुजरात के साथ में चुनाव थे कि काउंटिंग इतनी तारीख को होगी, लेकिन इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं की थी, कहीं किसी राज्य का था इशू। इसी तरह से सरकार में मुख्यमंत्री कौन होगा उससे पहले शपथ ग्रहण समारोह की डेट और जगह तय कर दी गई है, तैयारियां शुरू हो चुकी है कि वहां शपथ ग्रहण होगा 5 तारीख को। दूसरा भी मैं पूछ रहा था जैसे आदित्य कांत जी से, तो भविष्य की चिंताएं भी है बीजेपी को भी, क्योंकि 240 सीट है, 400 से की जो बात की जा रही थी, 382 से 400 के जो एक दावा था पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान, वो दावा फुल नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी लगता है कि पता नहीं कब क्या किसकी जरूरत पड़े, और एक मैसेज जाना चाहिए कि हमारा जो धर्म है गठबंधन का वो भरोसे के लायक है। ये एक दबाव हो सकता है बीजेपी पे। देखिए, ये दबाव तो रहेगा ही रहेगा बीजेपी पे, क्योंकि जो सरकार बनी है वो एक किस तरीके की बनी है उस पर तो विस्तार से जाना ठीक नहीं है इस समय, लेकिन वो एक दबाव है ही बीजेपी पे कि केंद्र में यदि उसको सरकार सुचारू रूप से चलानी है तो अपने साथी दलों का जो चीजें हैं उनको कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा। अब महाराष्ट्र की जो बात है, गवर्नमेंट जैसा आपने कहा कि वह शपथ ग्रहण की तैयारी हो गई है, दूल्हा तैयार ही नहीं है, मुख्यमंत्री होगा जिसको एक कह सकते हैं। अभी ये भी चर्चा आ रही है कि मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम ही शपथ लें, या दबाव दूसरा ये भी है कि और मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाए। लेकिन उन चीजों में सामने आ रहा है कि प्रधानमंत्री के पास इतना समय नहीं है कि वो उतनी देर तक वहां रुक सके बंबई में शपथ ग्रहण में। तो इस एक राजनीतिक दल है तो भी बहाना ले सकते हैं कि भाई प्रधानमंत्री के पास इतना ही समय था कि वो 3 लोगों की शपथ हो जाए और फिर उनको निकलना है। कई कारण होते हैं जो गंजी वो चीजें, लेकिन अंदर खाने जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं चल रही है। उठापटक तो होती है जब एक सरकार बनती है, जो विधायक बनते हैं तो उनके मन में सबके में ये रहता है कि हमारा भी कहीं नंबर आए, मंत्री बने, तो उन चीजों का दबाव।
अब भाजपा के इतने 33 आ गए, वहां कितने संख्या में बनेंगे, ये सब चीजें हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जो लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भी भाजपा को कहीं कमजोरी दिखी थी भाजपा की, वो बहुत कम सीटें वहां से महाराष्ट्र, लेकिन विधानसभा चुनाव में एकदम उलट नतीजे आए। तो भाजपा का तो एक सबसे बड़ा खुशी का तो एक कारण ये कि जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी उसको उन्होंने ठिकाने लगा दिया। ये एक बड़ी चीज थी कि विधानसभा चुनाव में और शिंदे को लाके का उपयोग करके, शिंदे एक मराठा नेता के रूप में मतलब अच्छे चर्चित रहे और उन्होंने अपनी ताकत भी दिखाई। अब से पहले महाराष्ट्र में मराठा नेता के रूप में शरद पवार ही जाने जाते थे। शरद पवार की कुछ जमीन खिसकाई अजीत पवार ने। अब एकनाथ शिंदे एक अलग तरीके के, उन्होंने जो उनका 2.5 साल का कार्यकाल रखा मुख्यमंत्री के तौर पे, इसमें कोई संदेह नहीं कि वहां की लोकप्रियता थी, इसी वजह से सरकार वापस रिपीट हुई और बड़े बहुमत से रिपीट हुई। अब बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा इस तरीके से इतने आगे बढ़ गई कि उसको अब सहयोगी दलों की इस तरीके की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र में तो एक इतिहास भी रहा है कि वहाँ पार्टियों में विभाजन भी होता है। अजीत पवार की पार्टी में भी विभाजन कब भी हो सकता है, अभी तो नहीं, मतलब हाल फिलहाल तो नहीं दिखता, लेकिन आने वाले 1-2 साल बाद जिस तरीके से पहले इन लोगों ने अपनी पार्टी का विभाजन किया, अब इनकी में भी हो सकता है, क्योंकि हिस्ट्री तो बना हुआ है को दोहराता है। जी, एक आंतरिक डर बना हुआ है दोनों के बीच ही। हाँ, दोनों में एक आंतरिक डर तो है ही। यदि हमने कुछ यदि शिंदे अजीत पवार ने कुछ ज्यादा वो की तो उनके ही दल के में भी बिखराव का कहीं खतरा पैदा हो सकता है आने वाले समय में। इसलिए वो एक फूक के कदम रख रहे हैं कि जो मिल रहा है वो उसमें संतोष व्यक्त करे। अजीत पवार को तो मालूम था कि भाई मेरे को सीएम तो बनाएंगे नहीं, डिप्टी सीएम पे ही संतुष्ट होना है, तो अब वो चाहते हैं कि भाई शिंदे को भी डिप्टी सीएम पे ही अटकाए रखा जाए। उन्होंने साफ तौर पे और ये पूरी जो कवायद है इसमें आई थिंक जो लगता है कि अजीत पवार सबसे ज्यादा बेनिफिट में रहेंगे। चुनाव परिणाम से पहले यह माना जा रहा था कि अजीत पवार का होगा क्या, मीडिया रिपोर्ट्स में भी यही सब चीजें चल रही थी, सबसे ज्यादा नुकसान अजीत पवार को होगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि पावर गेन का जब वक्त आया है तो स्थितियां कैसे बदलती हैं आप इससे देख सकते हैं। सीटें आई उनकी 41 और उसके बाद अब वो बिल्कुल एक तरह से कहा जा सकता है कि अगर शिंदे थोड़ा बहुत भी वह पॉक करते हैं तो किंग मेकर में एक चीज मैं बता देता हूँ आपको। अजीत पवार की पार्टी अब ये दावा कर दी है कि जो इलेक्शन में स्ट्राइक रेट उसका था वो शिवसेना शिंदे गुट से बहुत बेहतर था। शिवसेना सीटें लगी उससे कम सीटें अजीत पवार के ग्रुप ने लड़ी और उसका स्ट्राइक रेट जीतने का ज्यादा था, इसलिए वो दावा कर रहे हैं कि हमें अच्छे मंत्रालय दिए जाए। अजीब सी स्थिति है ये एक राजनीति में। जी जी बिल्कुल। अर्चना जी आपके पास में आना चाहूंगा। प्रेशर में तो आई थिंक बीजेपी नहीं है अभी, लेकिन बस प्रेशर इतना हो सकता है कि एक मैसेज ये नहीं चला जाए कि चलिए गठबंधन का धर्म बीजेपी नहीं निभा पा रही है, तो बस एक प्रेशर ये हो सकता है। बाकी ये कहा जा सकता है कि शिंदे साहब के पास में कोई चारा नहीं है। अगर वो ये कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री रह के डिप्टी सीएम क्यों बनूंगा, तो ये भी कहा जाएगा कि फडणवीस मुख्यमंत्री रह के डिप्टी सीएम बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बन सकते। और दबाव इस बात का नहीं है, कोशिश हर तरह से की जाएगी क्योंकि अजीत पवार उनके पास में और अजीत पवार पूरी तरह से समर्थन कर ही रहे हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैजिक नंबर भी काफी ऊपर चला जाता है इससे, तो प्रेशर की तो कोई बात नहीं है। प्रेशर सिर्फ ये हो सकता है कि मंत्रालयों को बंटवारा कैसे होगा, मुख्यमंत्री इंटरनल, ऐसा तो नहीं कि बीजेपी में ही मुख्यमंत्री का पेच फंसा हुआ हो। अभी इससे पहले जो मैंने बोला था बेसिकली वही चीजें हैं कि एक सरप्राइज एलिमेंट बीजेपी का जो है हमने हर जगह आते हुए देखा है। और दूसरी चीज जो बात करते हैं नेशनल, अपना जो एनडीए जो अपना नाम लेकर चलना चाहेगा कि किस तरह से नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है कैसे अब वो साथ में, अगर उसने किसी के साथ अलायंस बनाया है तो बीजेपी यानी अपनी ब्रांडिंग के लिए जीना चाहेगी कि भाई हम अपने जो अलायंस है उनको अपने पार्टनर्स की तरह ही चलते हैं और एक जो विश्वास और ट्रस्ट है उसको कायम रहकर चलते हैं। मुझे लगता है इस चीज का जरूर थोड़ा सा जो है यहाँ पर आपस में डिस्कशन हो रहा होगा कि आपकी जैसे जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम बात करते हैं आपकी ब्रांड पे कोई फर्क ना पड़े, आपकी इमेज पे कोई फर्क ना पड़े, बिकॉज आगे भी इलेक्शंस आने और आगे भी अलायंस बनेंगे और चूंकि जो एनडीए का नाम है उसी अलायंस के साथ ही चल रहा है, तो एक उसके बीच में जो है ना ये सारा जो है चीजें जो समीकरण बन रहे हैं, किसको डेप्यूटी सीएम की पोजीशन देनी है, किसको सीएम की पोजीशन देनी है,
और डेफिनेटली जिस तरह से बात करें फडणवीस का, जो पिछले इलेक्शंस का हम लोगों ने जो इतिहास देखा है कि किस तरह से सीएम के बाद में उन्होंने डिप्टी सीएम का भी पोजीशन उतने ही जिसको कहते हैं ना पोलाइटनेस के साथ एक्सेप्ट किया। और बीजेपी में हमने जो चीज अभी तक देखी है कि जो साइलेंट और जो हार्ड वर्किंग जो प्लेयर्स हैं उनको वो हमेशा अवार्ड रिवॉर्ड होती रही है। और जिसने एक छोटा सा भी सुर छोड़ा हो रिबल का, वो हमने देखा है उसका बहुत अच्छा वो नहीं रहा है इतिहास। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कल अनाउंसमेंट्स होंगी तो उसमें ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी कि जो अभी तक बीजेपी करती आई है, सरप्राइज एलिमेंट रहेगा नहीं रहेगा, जो अपने हार्ड वर्किंग सोल्जर्स हैं उनको रिस्पेक्ट मिलेगी, रिवॉर्ड मिलेगा, तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कल सामने पर्दा अपने आप ही वो ऊपर उठ जाएगा। बिल्कुल। तो ये माना जा सकता है कि सबकी निगाहें अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन होंगे इस पे टिकी हुई है। शिंदे साथ आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन इतना तो तय माना जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री भाजपा से ही होगा। अब ये बात है कि फडणवीस या कोई और, ये तो जब पर्यवेक्षकों के सामने पर्ची से मुख्यमंत्री निकल के आता है कि विधायकों की आवाज से निकल करके आता है, या फिर देवेंद्र फडणवीस का प्रस्ताव रख करके उन्हीं का समर्थन करवा दिया जाएगा, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी भी सवालों के घेरे में हैं और इनके जवाब तो तभी मिल सकते हैं जब पर्यवेक्षकों की बैठक से बाहर कुछ निकल करके आएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।